हम पढ़ रहे हैं अपठित पद्यांश। ये अपठित का तात्पर्य क्या है? जो पढ़ा हुआ नहीं है। आपको सिर्फ प्रारूप के लिए बताया जा रहा है कि इस प्रकार से कविता पढ़ना है और आपको पढ़कर, जैसे हमने आपको शब्दार्थ के साथ पाठ पढ़ाया, शब्दों के साथ उसमें भावनाएं रहती हैं, भाव पक्ष जिसे कहा जाता है, आप उसी प्रकार कविता को पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने के बाद उसमें शब्दार्थों के सहित अर्थ लगाएंगे। उसके बाद आपको नीचे जो प्रश्न दिया जा रहा है आप उसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जब प्रैक्टिकल होता, एग्ज़ाम जो होता है उसमें, जो आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, उसमें महत्वपूर्ण एक पार्ट है आपको उसमें वाचन और श्रवण। वाचन जैसा आपको अभी मैं विराम चिन्हों के साथ जहाँ जहाँ पर जिस प्रकार से भी रुकना है, चाहे काव्य हो चाहे गद्य हो। गद्य में कहा जाता है गद्यांश, पद्य में कहा जाता है पद्यांश। आपको उसी प्रकार लय पूर्वक पढ़ना है। ये कहा जाता है वाचन। और गद्य हो या पद्य, सामने वाला जो पढ़ रहा है आप उसको सही अर्थ लेकर सुन पाएं, आप उसका सही अर्थ निकाल पाएं, उसके बाद आप उसका विश्लेषण कर पाएं। ये कहलाता है श्रवण, माने आपको सुनकर भी अर्थ लगाना है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता को स्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही भ्रमर, जो पाले नहीं बढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सूचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित, प्रथम पालकों पर वैभव स्वप्न सघन। और पढ़ते समय आप ध्यान देंगे जिस प्रकार लय पूर्वक पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर संबोधन सूचक चिन्ह है। दिखा, चांदनी रात का प्रथम पहर, अल्प विराम है, हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर के साथ उसमें संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर उसमें है सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। उसके बाद नीचे की जो पंक्तियां हैं, तो जैसे हम पाठ में पढ़ते हैं, आपको ये सिर्फ प्रारूप के लिए बताया जा रहा है। आपको जो भी दिया जाएगा पद्यांश, तो उसमें आप पढ़े नहीं रहेंगे, इसलिए उसे कहा जाता है अपठित पद्यांश। अब आप जैसे अभी प्रश्न कर रहे हैं कि हमको इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया गया, नहीं मिल रहा है, तो आपको इसीलिए शुरू से ही याद दिलाया जा रहा है कि आपका स्टैंडर्ड 11th है, हायर सेकेंडरी है। पढ़ने, सोचने, समझने की क्षमता, कैपेसिटी आपकी जो है उसके आधार पर आपका कोर्स है। और हर चीज दूसरा ही करके बताए, मैंने टीचर ही हर प्रश्न का उत्तर दे, ऐसा संभव ही नहीं है। और यदि है भी तो आप अपना आकलन कब लगा पाएंगे कि इस पाठ में ये बताया गया है, उसके आधार पर ये प्रश्न है, ये इसका ये उत्तर होना चाहिए। जिसको भी नहीं मिल रहा है वो आप पाठ का वीडियो देखें और अंदाजा लगाकर उसमें उत्तर लिखें। यदि आपको गलत होता है तो आपको जानकर बाद में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि रिवीजन जब होगा तो आपको प्रश्न पूछने का भी अवसर अभी भी आपको वीडियो में दिया रहता है। आप क्लास को सीरियसली लें कि हम पढ़ रहे हैं, कक्षा में हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसका अर्थ विश्लेषण आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप प्रश्नों के उत्तर लगा पाएं। वैसे ही इसमें अपठित पद्यांश में बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये अपठित पद्यांश आएगा। आपको एक प्रारूप बताया जा रहा है कि इस प्रकार से कोई कविता रहेगी, आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो भी कविता दी है, जरूरी नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है वही कविता है। आपको जो भी कविता दी जाए आप उसमें शब्दों का अर्थ लगाएं। जैसे इसमें चांदनी रात माने जो चंद्रमा की रात्रि होती है, चांदनी जो प्रकाश होता है चंद्रमा की, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रहर किसको बोलते हैं? समय को पुराने अंदाज में बांटा गया था प्रहर में। दिन का 4 प्रहर होता है, रात्रि का 4 प्रहर होता है।
आप घर में अभी बैठे इन 8 प्रहर को समय को बांटकर अंदाजा लगाएं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले सूर्योदय के पहले का प्रथम प्रहर, फिर सूर्योदय का, सूर्योदय के बाद का प्रहर, फिर उसके बाद अपराह्न माने दोपहर तक का, उसके बाद शाम होती है। ऐसे ही दिन और रात को 8 प्रहर में बांटा गया है नाव जो पानी में हम चला पाते हैं। सिकता की सस्मित सीपी जो लिखा है, सस्मित होता है माने जो वंदना करने के लिए हम जो माथा झुकाते हैं। सीपी किसको कहा जाता है? जो पानी के अंदर सीपी होता है, मोती सीपी के अंदर, ऐसा माना जाता है बहुत दिनों तक जो सीपी नीचे अंदर पानी में रहता है उसके अंदर मोती होता है। ज्योत्सना माने होती है चमक। पाले ये कहा जा रहा है जैसे नाव चलता है तो तेज हवाएं जो चलती हैं उसके साथ ही नाव किस प्रकार चढ़ता उतरता है। लंगर, उठा लंगर जो कहा गया है। लहरें तेज होती हैं तो उसके साथ ऊपर उठती है, जैसे ही लहर हवा के साथ नीचे होती तो उसके साथ वह नीचे होता है। मृदु माने होता है धीरे। मंद मंद जो हवाएं धीमी धीमी चलती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और कवि ने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। ये प्रसिद्ध रचना है, उसमें से है नौका विहार, जो प्रसिद्ध रचना है उसमें का यह काव्यांश है। ये आपको जानकारी नहीं है, ना ही ये पाठ आपके में है, आपको हम जानकारी के लिए बता रहे हैं कि इस प्रकार से, क्योंकि आपका एग्जाम में जो रहेगा उसमें ये पैटर्न में है कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश रहेगा। तो ये जो रचना उसमें मंथर मंथर, लघु तरणी, लघु माने छोटा, तरणी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नदी के लिए। और मंथर मंथर माने धीरे धीरे। हंसनी सी सुंदर, हंसनी हंस जो बहुत ठंडक वाले जगहों में पाया जाता है, जलाशय में। तिर रही खोल पालों के पर, ऐसा लग रहा है जो नाव चल रही है मानो अपने पाल रूपी जो यहाँ से वहां तक एक कपड़ा लगाया जाता है कि जिस दिशा से हवा आ रही उसका अंदाजा हो उसके लिए। पर माने होता है पंख। काला कांकर का राजभवन, बड़ा सा काला पत्थर है मानो वह कोई बड़ा सा राजभवन हो। अब इसमें लाइन टू लाइन अर्थ लगाएंगे। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, कवि कहते हैं चांदनी रात थी और रात्रि का प्रथम प्रहर था। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम धीरे धीरे नाव को लेकर आगे बढ़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिखर, ऐसा लग रहा है मानो मोती की चमक सीपी से पहले ही उभर रही हो। इस प्रकार वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है बहुत ही भव्य थी। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, हवाओं के चलने से, धीमी धीमी चलने से मानो पाल चढ़ रहा है, माने हवा जो नौका है वह तेज हो रही, क्योंकि इसका शीर्षक ही नौका विहार है। नौके में जो यहाँ से वहां तक जल में विहार हो रहा है उसका बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। मृदु मंद मंद, कोमल और धीमी धीमी। मृदु माने होता है कोमल, तो जब तेज धूप होती है और कड़क हवाएं चलती है तो ऐसा लगता है जैसे हवाओं का कठोर वार है। इसमें यह लग रहा है कि बहुत कोमल है, माने हवाएं भी नरम और बहुत धीमी धीमी चल रही हैं। हंसनी सी सुंदर, माने हंसनी के समान सुंदर लग रही है। तरणी प्रयोग किया जाता है, तरणी नदी के किनारे के लिए। तो कहा जा रहा है कि नदी के किनारे, चूंकि रात्रि का समय है, प्रथम प्रहर है, नदी का किनारा अंधकार में जो जल है वह चमकता हुआ सा ऐसा लग रहा है चांदनी की रात्रि में, मानो कोई छोटी सी सुंदर सी हंसनी यहाँ से वहां विहार कर रही हो, घूम रही हो। तिर रही खोल पालों के पर, ऐसा लग रहा है मानो ये नदी का किनारा जो है, पाल खोलकर जो नाव है वह ऐसा लग रहा है मानो छोटी सी कोई हंसनी है जो अपने पंखों को फैलाकर यहाँ से वहां विहार कर रही है, घूम रही है। निश्चल जल के सूचि दर्पण पर बिंबित हो रहत रजत पुलिन निर्भर। रजत पर्यायवाची है चांदी का, और बिंबित माने जिस पर जैसे हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। निश्चल जल किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? जलाशय जो है
वहाँ पानी जब बहाव में होता है, हवाएं भी चलती हैं और पानी बहाव में होता है, तो पानी स्थिर नहीं रह पाता। क्योंकि रात्रि का समय है, हवाएं बहुत कम कोमल है और बहुत कम तेजी से चल रही है, तो जल ऐसा लग रहा है मानो स्थिर हो। और जल पर किसी भी चीज का जब छाया पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ऐसा लग रहा है मानो चांदी की इस दर्पण में उसकी प्रतिछाया, किसकी, जो हंसनी के समान सुंदर चल रही उसकी प्रतिछाया दिखाई पड़ रही है। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, थोड़े देर के लिए ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि उसमें लहरें हैं। लहरें नीची हो जाती हैं तो ऐसा लगता है तुरंत वे नीचे हो रहे हैं, मतलब वो घूमते घूमते अपने आकार को बढ़ा रही है, पंख को ऊपर तक फैला रही है और नीचे कर रही है। काला कांकर का राजभवन, काला कांकर से तात्पर्य है जो जलाशय, उसमें बड़ा सा जो पत्थर है काला, ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा सा राजभवन हो और उसके अंदर कोई सोया हुआ हो। निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। वैभव माने होता है धन धान्य संपन्नता, स्वप्न मतलब अच्छे दिन के जो सपने। तो ऐसा माना जा रहा है मानो काला जो बड़ा सा पत्थर है कोई राजभवन हो, और वहां जो सोया हुआ है अपने आप में स्वप्न देख रहा है बहुत अच्छे दिनों की, धन धान्य संपन्नता की। माने जैसे कोई निश्चिंत होकर सोया हो और बहुत अच्छे सपनों में खोया हुआ, ऐसे ही पत्थर स्थिर सा लग रहा है मानो जलाशय के अंदर कोई राजभवन हो। ये आपको अर्थ लगाना है। उसके बाद देखिए इसमें प्रश्न दिया है, कवि कब नौका विहार के लिए जाता है? कब जाता है? सबसे ऊपर लाइन में दिया है चांदनी रात का प्रथम प्रहर। अब आप प्रश्न को देखकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहाँ ढूंढे। आप इस प्रकार से अर्थ लगाने के लिए जितने भी आपको काव्य हैं आप उसी प्रकार लगाइए। कवि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार के लिए गंगा नदी के तट पर जाता है। दूसरा प्रश्न है, रेत बालू पर पड़ी हुई सीपियां किस तरह सुशोभित हो रही हैं? क्या बताया गया कि मानो उसमें से मोती चमक रही। गंगा तट पर सर्वत्र चंद्रमा की चांदनी व्याप्त है, चारों ओर चांदनी रात है और उससे जो रेत है वह भी चमक रही है और सीपियां मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही, मानो उसके अंदर की मोती चमक रही हो। तीसरा प्रश्न है, पाले चढ़ी गंगा नदी तैरती हुई नौका कैसी प्रतीत हो रही है? ऐसा लग रहा है मानो हंसनी अपने पंख फैलाकर इधर से उधर घूम रही है। और अगला प्रश्न है, काला कांकर का राजभवन कहाँ सोया हुआ है? कहाँ सोया हुआ है काला कांकर का राजभवन? रात्रि में हलचल विहीन माने जो शांत जलाशय है उसके नीचे सोया हुआ प्रतीत हो रहा है। वह राजभवन सोता हुआ कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो बहुत अच्छे दिनों के, धन धान्य वैभव संपन्नता के सपने देख रहा हो, जो बहुत सुख सपनों में खोया हुआ हो। ये आपको इसी प्रकार अपठित पद्यांश का अर्थ लगाकर इसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। एक बार पुनः नव वर्ष की शुभ कामनाओं के साथ आप इसी प्रकार और अन्य काव्यों के अर्थ लगाकर आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो बिना कोई हिचक शब्दों के अर्थ लगाते हुए इसी प्रकार से आप सम्यक, उसमें प्रश्न में जो दिया रहेगा सम्यक पढ़िए। सम्यक का तात्पर्य होता है आप इसी प्रकार अर्थ लगाकर पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ निकालकर उसमें से उत्तर लिखेंगे।